हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 11 के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हमारा ऑर्गेनेल्स है, इसके अंदर जो हम सब टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस, जो कॉनकेव फेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अंदर पैकेजिंग प्रोसेस किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है कि प्रोटीन लिपिड का कैसे मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो इसके फंक्शंस होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, सबसे आखिरी में हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर थी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी वो की थी कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने। कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में 1898 में पहली बार गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होती है। इसे हम बिना स्टेन करे नहीं देख सकते हैं। कैसी होती है? डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होती है। इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टेनिंग प्रोसीजर हमें इसके ऊपर करना पड़ता है, इसके बाद ही हम इसको देख पाते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर आगे। पहले हम इसके अंदर डायग्राम को समझ लेते हैं, इसके बाद हम जो टेक्स्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। एक डायग्राम हमने 2D के अंदर लिया है और दूसरा डायग्राम हमने 3D के अंदर लिया है। हम 2D डायग्राम की सबसे पहले इधर बात कर रहे हैं। 2D और 3D डायग्राम है, उनकी लेवलिंग सेम है, बस आपको उसे अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। अब हमारे पास जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स कहाँ पहुंचता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसके 2 फेस होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 फेस होते हैं। पहला फेस होता है सिस फेस, पहला फेस होता है सिस फेस। दूसरा फेस होता है ट्रांस फेस। पहला फेस होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। जो वेसिकल्स आता है, वेसिकल्स कहां से आता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आता है वो वेसिकल सिस फेस के साथ फ्यूज होता है। वो जो वेसिकल्स आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो वेसिकल्स आता है वो इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के साथ में क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। और उसका हमें कहां पर मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है? इस वाले पार्ट पर हमें उसका मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है? इसका मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। और जो इसका ट्रांस फेस होता है, इसका जो ट्रांस फेस होता है, इस ट्रांस फेस पर जो हमारा वेसिकल्स आता है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है? अगर हमारे पास लिपिड का कोई वेसिकल्स आ रहा है तो मॉडिफाई हो जाने पर क्या हो जाएगा? इसका ग्लाइकोलिपिड में बदल जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। और अगर हमारे पास जो वेसिकल सिस फेस पर आ रहा है, अगर वो प्रोटीन का वेसिकल्स है तो क्या हो जाएगा? वो मॉडिफाई होकर के ग्लाइकोप्रोटीन बना लेता है। मॉडिफाई होकर के क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन बना लेता है। इस डायग्राम को एक बार फिर अच्छे से समझते हैं हम। हमारे पास क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये डायग्राम है। इसके 2 फेसेस होते हैं। पहला फेस होता है सिस फेस, दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस पर वेसिकल्स आकर फ्यूज होता है और इसके अंदर हमें सिस्टर्ने भी देखने को मिलते हैं। जो हमें डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहे हैं इनको बोलते हैं हम सिस्टर्ने। और ये कैसे होते हैं? ये कॉन्सेंट्रिक मैनर में होते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक मैनर में होते हैं, मीन्स ये बार बार रिपीट हो रही है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये क्या हुआ? इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक मैनर में रिपीट हो रहे हैं। इनके अंदर सिस्टर्ने के अंदर हमें ल्यूमेन देखने को मिलता है। सिस्टर्ने के अंदर क्या होता है? हमें ल्यूमेन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिस फेस और ट्रांस फेस के बारे में, जो भी होता है इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम अगली स्लाइड के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हमने जो इस डायग्राम में बताया है वो हम पढ़ेंगे।
हमने अभी आपको बताया है कि जो स्ट्रक्चर होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हमने आपको अभी डायग्राम भी दिखाया है, किसके फॉर्म में देखने को मिलती है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर उसके अंदर ऐसे देखने को मिल रही है सिस्टर्नी, और वेसिकल्स की फॉर्म में भी ये देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रिक मैनर, कैसे होते हैं ये, कॉन्सेंट्रिक मैनर में होते हैं। हमने भी आपको बताया डायग्राम के अंदर कि ये एक के बाद एक ऐसे लगे हुए होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो सरफेस होते हैं, मीन्स ये दो फेस होते हैं। पहला फेस कॉन्वेक्स सरफेस और दूसरा होता है कॉनकेव सरफेस, या कॉनकेव फेस बोल सकते हो, सरफेस बोल सकते हो। और जो कॉन्वेक्स फेस होता है, जो कॉन्वेक्स फेस होता है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है। इसका क्या मतलब है, अभी एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझ लेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स फेस होता है, कॉन्वेक्स फेस न्यूक्लियस के पास में होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है। जबकि जो कॉनकेव फेस होता है, अगर हम बात करें कॉनकेव फेसिस की, तो वो कॉनकेव फेस होता है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के पास में हमें क्या देखने को मिलता है, कॉनकेव। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर हमें स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें राइबोसोम देखने को नहीं मिलते हैं, इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं। अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसे रफ क्यों बोलते हैं, इसे रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमें राइबोसोम देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्या होते हैं, जो सिस्टर्न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। और हम जो वेसिकल्स की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से वेसिकल्स निकल रहा है। ऐसा नहीं है केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही वेसिकल्स निकलता है, ऐसा नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी वेसिकल्स निकलते हैं। इसके बाद इसका सामना किससे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। इसका सामना किससे हो रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि ये इसका सिस फेस है, सिस फेस। और उसके अंदर एक लाइन और लिखी थी अभी हमने आपको, जिसके बारे में मेनली बात कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, जो सिस फेस है गोल्जी का, वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है। इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि जो सिस फेस है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है। जबकि जो ट्रांस फेस है, ये क्या है इसका, ट्रांस फेस। ये ट्रांस फेस क्या है, ये टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी। और इसके अंदर यहाँ पर इस वेसिकल्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है। ये डायग्राम आपको पूरा क्लियर हो गया है। हमने भी आपको बताया कि जो इसका सिस फेस है वो न्यूक्लियस की ओर है, और जो इसका ट्रांस फेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर है। आई होप इट्स 100% क्लियर। अब बात करते हैं हम इसके आगे वाले जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव फेस जो होते हैं, वे कॉन्वेक्स कॉनकेव फेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फेस। हमने भी आपको बताया कि जो कॉन्वेक्स फेस होता है, जो क्या होता है, कॉन्वेक्स फेस होता है, ये क्या होता है, सिस फेस होता है। कॉन्वेक्स फेस को ही हम क्या बोलते हैं, सिस फेस बोलते हैं। कॉन्वेक्स को ही क्या बोलते हैं हम, सिस फेस बोलते हैं। और इस कॉन्वेक्स को ही क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉन्वेक्स फेस या सिस या फॉर्मिंग फेस का है, यहां पर आकर जो वेसिकल्स आता है वो फ्यूज होता है। अगले लाइन में यही बात है कि इन कॉन्वेक्स फेस के अंदर जो वेसिकल्स आते हैं, जो वेसिकल्स आता है वो कॉन्वेक्स फेस पर आकर फ्यूज हो जाता है। कम्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्यूज विद कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स फेस पर वो फ्यूज
हो जाता है। हमने क्या बताया था उसके बाद, कॉन्वेक्स फेज पर आने के बाद क्या हो जाता है, वो कॉनकेव फेज जो होता है मैच्योरिंग फेज, वहां पर उसका मॉडिफिकेशन कंप्लीटली हो जाता है। कॉनकेव फेज पर क्या होता है, इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसका भी हम एक और डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के बाद आपको पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। हम पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही एक बार देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है उस पर क्या अटैच होता है, उससे लगा होता है डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गिव मी अ सेक, दैट्स फाइन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इससे डायरेक्टली अटैच है RER एंड SCR। RER और दूसरी ओर है SER, मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी वेसिकल्स निकल रहा है, इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी वेसिकल निकल रहा है। किस पर फ्यूज हो रहा है जाके, ये सिस फेस पर फ्यूज हो रहा है। नंबर 2 पर क्या हो रहा है, ये सिस फेस पर फ्यूज हो जा रहा है। पहले नंबर पर क्या है, वेसिकल्स क्या है, मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सिस फेस पर ये फ्यूज हो गया। यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर मॉडिफिकेशन, ट्रांस फेस पर मैच्योर। अब क्या होता है, मैच्योर हो जाने पर इसके पास दो रास्ते होते हैं। मैच्योर हो जाने पर दो रास्ते होते हैं, क्या तो ये वेसिकल्स बना ले, सॉरी, क्या तो ये लाइसोसोम बना ले। जो वेसिकल्स है मॉडिफाई हो जाने पर इसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है कि ये वेसिकल्स बना, ये लाइसोसोम बना ले, और दूसरा रास्ता है कि सेल के बाहर, इस सेल के बाहर ये ब्रस्ट होकर के बाहर निकल जाए। इसके पास दो रास्ते, जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हमारा बना है इसके पास दो वे है। पहला है कि लाइसोसोम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, या ये सेल से फट के बाहर निकल जाए, और ये ये टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो इसका ट्रांसफेस है वो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बार बार आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम पैकेजिंग प्रोसेस, जो हमने जो डायग्राम में आपको समझाया है उस पैकेजिंग प्रोसेस की इस स्लाइड को हम समझते हैं। ये क्या है, पैकेजिंग प्रोसेस, सॉरी, पैकेजिंग प्रोसेस। पैकेजिंग प्रोसेस के अंदर हमने आपको अभी पहला पॉइंट है इसके अंदर, वेसिकल्स रिलीज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो वेसिकल्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं। डायग्राम के हेल्प से आप समझ चुके हैं पहले ही कि वेसिकल्स रिलीज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नंबर 2 पॉइंट है, वेसिकल्स अटैच विद सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो वेसिकल्स होते हैं अटैच होते हैं सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ वेसिकल्स। नंबर 3 पॉइंट है कि जो वेसिकल्स है उनका हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। नंबर 4 है, वेसिकल्स रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेसिकल्स ट्रांसफेस पर क्या हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट है हमारा, नो वेसिकल्स हैव टू पाथ। हमने डायग्राम में आपको सब कुछ समझा दिया है कि इसके बाद दो पाथ होते हैं। पहला होता है कैन बी फॉर्म इन द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स ये बना सकता है। और क्या होता है, सेकंड इसका जो पाथ होता है वो होता है कि ये सेल से बाहर भी निकल सकता है, ये रिलीज हो सकता है आउटसाइड फ्रॉम द सेल। अब हम लास्ट में नंबर चौथा जो सब टॉपिक है हमारा, जो फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला है कि पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम है इसका। पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, किसका मॉडिफिकेशन करते हैं, जो प्रोटीन लिपिड कहां से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। पहला ये काम होता है इसका। और फाइनल वेसिकल्स, जो फाइनल वेसिकल्स बनता है उसके दो नहीं 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शंस होता है इसका, कैन बी फॉर्म इन द लाइसोसोम्स, कि वो लाइसोसोम बना सकता है। क्या होता है, नंबर 2, इनसाइड सेल्स, सेल के अंदर वो रह सकता है। या क्या होता है कि उसे हम सेल के बाहर भी निकाल सकते हैं, ब्रस्ट करके सेल से बाहर भी हम इसको फेंक सकते हैं, मूव आउटसाइड सेल।
अब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के लेक्चर का ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वेसिकल्स आ रहे हैं, ये नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आए थे, शुगर से मॉडिफाई होकर के ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहां से वेसिकल्स आए थे वो लिपिड का वेसिकल्स है, शुगर के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, ग्लाइकोलिपिड बना रहा है। यहां पे क्या था, ये प्रोटीन का था, ये प्रोटीन का वेसिकल्स था, शुगर के साथ मिलकर इसने ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया है, जबकि इसने जो लिपिड वाला था, इसने शुगर के साथ मिलकर क्या बना लिया है, ग्लाइकोलिपिड बना लिया है। अब हम इसका जो एनसीईआरटी पोर्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, उसे डिस्कस करते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी इसके अंदर मैंने मार्क कर दिया है, हाइलाइटर से मैंने इसको मार्क कर दिया है। पहली लाइन एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखी है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली लाइन के अंदर है, गोल्जी अपैरेटस के अंदर कैमिलो गोल्जी 1898 के अंदर पहली बार फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। 1898 में पहली बार कैमिलो गोल्जी ने एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास में देखी। दीज वर लेटर नेम गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। इसके बाद क्या हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने जो स्ट्रक्चर देखी थी बाद में उसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी बॉडीज पड़ा। क्या उसका नाम कैमिलो गोल्जी था, तो उसने अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम गोल्जी बॉडीज रख दिया। अब क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक सिस्टर्ने। जो ये गोल्जी बॉडीज होती है, ये बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक सिस्टर्ने की मिलकर बनी होती है। हमने आपको बताया सिस्टर्ने क्या होता है, हमने आपको फ्लैट शेप सिस्टर्ने ऐसे इनकी बनी हुई होती है। इनका जो साइज होता है 0.5 से 1 मिलीमीटर, इनका 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है आपको, इसका साइज आपको याद रखना है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, कि एक के बाद एक ऐसे ही क्या होते हैं, पैरेलल ऐसे हमें देखने को मिलता है। क्या होते हैं पैरेलल, सिस्टर्ने ऐसे पैरेलल देखने को मिलते हैं। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर इनका नंबर क्या होता है, वेरी करता है, मींस एक समान नहीं होता। डिफरेंट गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्ने का नंबर वेरी करता है। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्ने प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus। कैसे होते हैं, concentrically arranged होते हैं, मीन्स एक के बाद एक सेम स्ट्रक्चर को ये डिनोट कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई सर्कल है, अब इसके बाद हम ऐसे ही सर्कल बनाते चले जाए तो आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। एक के बाद एक सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक मैनर। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक मैनर। विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और फॉर्मिंग फेस। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, कॉन्वेक्स फेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं। कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस इसको हम बोलते हैं। जो कॉनकेव फेस होता है, कॉनकेव, इसको हम क्या बताया था हमने, ट्रांस भी बोलते हैं, इसको मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। हाईलाइट, मैं पहले इसको मार्क कर देता हूँ, पूरी को हाईलाइट कर देता हूँ एनसीईआरटी के स्पेस। अब बात करते हैं हम एनसीईआरटी के इस पोर्शन को। इसके अंदर कॉनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। द सिस एंड ट्रांस फेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स आर इंटायरली डिफरेंट। जो सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है, हमने आपको डायग्राम में दिखाया है। हम एनसीईआरटी की लाइनें अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखाया था, जो सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है, वो इंटायरली डिफरेंट होता है, बट ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिस फेस और ट्रांस फेस क्या होते हैं, जैसे सिस फेस आपने ऐसे डायग्राम में देखा होगा कि ऐसे सिस फेस है, बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सिस्टर्ने ऐसे देखने को मिल रहे थे। ये क्या था, ऐसे सिस फेस
और दूसरा क्या था, ट्रांसफेस। सिस और ट्रांस, जो है सिस एंड ट्रांसफेस है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बट इंटरकनेक्टेड, ये देखने में अलग अलग प्रकार के होते हैं बट ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। द गोल्जी apparatus principally perform the function of packaging material. पैकेजिंग मटेरियल फंक्शन परफॉर्म करता है टू बी आइदर डिलीवर आइदर द इंटरसेलुलर टारगेट सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स। क्या बताया था हमने आपको कि जो मटेरियल होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, चाहे तो उसे हम सेल के अंदर रख सकते हैं या उसे बाहर भेज सकते हैं। डायग्राम में हमने आपको बताया था, या तो वो लाइसोसोम बना सकता है या ब्रस्ट होकर के बाहर निकल सकता है। वो लाइन यहाँ पर काम आ रही है जो हमने वहां पर आपको समझाई थी। द मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी apparatus। कि जो मटेरियल, जो वेसिकल्स आता है, मटेरियल आता है, वो क्या होता है, जो मटेरियल पैक होता है, पैकेजिंग होती है वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आता है, वो सिस फेस ऑफ गोल्जी apparatus से फ्यूज करता है। ये लाइन यहाँ पर लिखी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आता है वो सिस फेस ऑफ गोल्जी apparatus से फ्यूज करता है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। इसके बाद क्या होता है, ऐसे वो मूव करता है सिस से ट्रांस की ओर, ऐसे वो क्या होता है, मूव करता है। दिस एक्सप्लेन वाई गोल्जी apparatus रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या एक्सप्लेन करता है, यह एक्सप्लेन करता है कि जो गोल्जी apparatus होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोज एसोसिएशन में होता है, क्योंकि ये काम दोनों मिलजुल कर करते हैं। जो प्रोटीन लिपिड वहां पर बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स की फॉर्म में बनती है, उसका मीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे मॉडिफाई वो ही करता है। वहां पर उसका मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो तो सिंपल वेसिकल्स बनाकर भेज देता है। A number of proteins synthesized by the ribosome on endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase। यही बात यहाँ पर लिखी है कि प्रोटीन या लिपिड का मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में लिखा है नंबर ऑफ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जब तक ये ट्रांस फेज पर पहुंचते हैं, जब तक प्रोटीन या लिपिड का मॉडिफिकेशन हो जाता है। मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, एनसीईआरटी के अंदर भी यही बात लिखी है कि गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। जो गोल्जी apparatus होता है वो इंपॉर्टेंट साइट होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की। तो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है हमारा, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ही हम लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स को डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हम क्लोरोप्लास्ट और बाद में हम जो क्रोमोसोम्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।